दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए? मृत्यु होना ये सब, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख ये होता है कि जब विपक्ष के लोग दुखद घटनाओं में अपना राजनीतिक लाभ तलाशने लगते हैं। आज हम कुछ सवाल सामने रखेंगे, सवाल ऐसे जो कम से कम अब पूछ लिए जाने चाहिए और उनके जवाब मिल जाने चाहिए, ताकि देश को एक और 15 फरवरी 2025 की तारीख न देखनी पड़े। और ये तारीख जुड़ती है उस घटनाक्रम से जब देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने जा रहे लोग भगदड़ में फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। क्या उन 18 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती थी, और क्यों नहीं बचाई जा सकी, जो उस रात प्रयागराज जाने के लिए घरों से निकले और फिर कभी नहीं लौट सके? क्यों एक भगदड़ के बाद दूसरी भगदड़ की सूचना आ रही है और कोई भी सीख नहीं ली जा सकी? क्यों बार बार अव्यवस्था और अनदेखी के इल्जाम लगे और सरकारों ने कान में रुई डालने के अलावा क्या किया पता नहीं चलता? और जब हादसा हो गया, निर्दोष श्रद्धालुओं के घरों में अंधेरा छा गया, तो सरकारों ने एक लाइन अपनाई, भगदड़ जैसी स्थिति। क्या सरकारों को नहीं पता कि या तो भगदड़ होती है या भगदड़ नहीं होती है? ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। इस भगदड़ जैसी स्थिति की चादर इतनी बड़ी थी कि इसकी आड़ में शवों और मुर्दा घरों पर पर्दादारी की गई। कम से कम कोशिश ऐसी थी, और अस्पतालों की छावनी बंदी भी कर दी गई, जैसे कुछ छुपाया जाना जरूरी हो रखा हो। आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे नई दिल्ली रेल हादसे की। क्या हुआ, कैसे हुआ, सरीखे सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि प्रयास क्या हैं। साथ ही हाल लेंगे देश के अन्य इलाकों में चल रही ट्रेनों का, और साथ होंगे अपडेट्स महाकुंभ के। फिर चलेंगे पंजाब, जहां अमृतसर के में एक के बाद एक 3 बार हवाई जहाज उतर चुके हैं अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर। और फिर जानेंगे कि एलॉन मस्क ने भारत में चल रहा कौन सा प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। साथ होंगी दिन की अन्य अहम खबरें। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई भगदड़ का। शनिवार 15 फरवरी की रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर भगदड़ मची, जिसमें बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। अब इस भगदड़ के बाद कुछ सफाइयां और कुछ खुलासे बीते 24 से 36 घंटों के दरमियान हुए हैं। जैसे प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर यात्री प्रयागराज जाने के लिए जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लेट चल रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 13 के यात्री स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, यानी प्लेटफॉर्म 13, 14 और 15 यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे। तभी अचानक रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म संख्या 16 पे प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। इसके बाद यात्री तेजी से प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने के लिए दौड़े और सीढ़ियों और एस्केलेटर पर चढ़ने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई और कई लोगों की दबकर मौत हो गई। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, इनमें ज्यादातर प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भी भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई और लोगों की मौत हुई। ये तो ब्रीफ में घटनाक्रम का ब्यौरा हो गया, जो जांच कमेटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आया है। भगदड़ के ब्यौरे हुए, हालांकि भगदड़ में जो भीड़ शामिल थी वो कैसे बढ़ी। दरअसल आपको मालूम ही है कि प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेनों में मारामारी चल रही है। रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाने के प्रयास भी फेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं। अब इसी क्रम में कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जिस वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ी। क्या थे वो घटनाक्रम, देखते हैं। 15 फरवरी की शाम रेलवे ने 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट बेचे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वहीं शाम 6 बजे से 8 बजे तक 9600 जनरल टिकट बेचे गए। ये आम दिनों में बेचे जाने वाले टिकट की संख्या से 2600 टिकट ज्यादा थे, यानी 6 से 8 बजे के बीच अमूमन 7000 बेचे जाते थे, उस दिन 9600 बेचे गए। और इनमें एक बड़ा हिस्सा उन टिकटों का था जो उन यात्रियों के लिए काटे गए थे जो महाकुंभ वास्ते प्रयागराज जा रहे थे।
स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर यात्रियों की भारी संख्या मौजूद थी, जो वहां पर आने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए खड़े थे। इनमें से अधिकतर ट्रेनें शाम से लेकर रात तक के समय में करीब 4-5 घंटे के भीतर ही दिल्ली से चलती हैं। सबसे पहले रात 8:05 पर 12 नंबर से शिवगंगा एक्सप्रेस रवाना हुई। यात्रियों का एक जत्था चढ़ने में सफल रहा, बाकी स्टेशन पे रह गए। इसके बाद रात 9:05 पर मगध एक्सप्रेस में यात्रियों ने चढ़ने की कोशिश की। 9:05 पे मगध एक्सप्रेस चलती है, कुछ ही चढ़ पाए, बाकी सारे स्टेशन पे रह गए। इस समय तक स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट चल रहे थे, इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। रात लगभग 9:30 बजे का वक्त 14 नंबर पर आने वाली थी प्रयागराज एक्सप्रेस। यात्री इंतजार कर रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस, एक डिफरेंट ट्रेन है, उसके आने की घोषणा हो गई। इससे कंफ्यूजन फैला और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मौजूद यात्री भागे प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर। ऐसी स्थिति में 2 जगह भगदड़ हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। सुनिए हमारे रिपोर्टर अभिषेक को, जो उस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले चंद्र पत्रकारों में से एक थे। भगदड़ कैसे और कहां से हुई, ये समझने के लिए थोड़ा हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो भूगोल है वो समझना पड़ेगा। स्टेशन में घुसने के 2 साइड हैं, एक है पहाड़गंज और दूसरा है अजमेरी गेट। अजमेरी गेट की तरफ से जब आप घुसते हैं, इधर ही नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी है, तो इधर से काफ़ी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। अजमेरी गेट साइड पर ही जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले पड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 16। यहीं की सारी घटना है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, फिर 15, 14 और 13, ये 4 प्लेटफॉर्म के नाम आप याद रखिएगा। तो जिस दिन घटना हुई उस दिन कैसे अनाउंसमेंट हुआ और अफरा तफरी मची वो आपने जान ही लिया। अब हुआ क्या कि प्लेटफॉर्म 14, 15 से 16 की तरफ आने का या 13 से 16 की तरफ आने के लिए फुट ओवर ब्रिज है। इसी फुट ओवर ब्रिज पर जब रात में 15 फरवरी की रात इतनी सारी भीड़ जमा हुई तो यही वो पॉइंट था जो पूरी तरह चोक हो चुका था। प्लेटफॉर्म 13 से 14, 15 से सीढ़ियों से पूरी भीड़ चढ़ रही है ऊपर और फुट ओवर ब्रिज होते हुए 16 की तरफ आने का प्रयास है। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर बाहर से भी भीड़ आ रही है, क्योंकि अजमेरी, जैसा हमने बताया, अजमेरी गेट की साइड से आने पर सबसे पहले यही प्लेटफॉर्म पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैसेज प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15, 16 और वो फुट ओवर ब्रिज, सिर्फ इतना जो पोर्शन था वो पूरी तरह चोक हो चुका था। ये करीब रात में 9-10 बजे की बात है। भीड़ इसके पहले से ही जुटने लगी थी, क्योंकि ट्रेनें शाम को तमाम सारी रहती हैं जो प्रयागराज की तरफ या उस रूट पर जाती हैं। बिल्कुल पैक एरिया हो चुका था। वहीं पर कुछ लोग गिरे और आप समझ सकते हैं जब इतनी भीड़ जहाँ पर जुटी है वहाँ अगर कुछ लोग गिर गए तो फिर वहाँ से उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही स्थिति बनी, ट्रेन आकर रुकी, ट्रेन में चढ़ने की होड़ थी, खासकर जनरल डब्बों के पास में। जो लोग वहाँ पर थे, कुछ चश्मदीदों का ऐसा आरोप है कि व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस के लोग या आरपीएफ के जवान वहाँ पर नहीं मौजूद थे, या अगर मौजूद भी थे तो उनकी मौजूदगी बहुत नगण्य थी। इस वजह से क्राउड कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो था, जैसा कि अगले दिन दिखा कि तमाम मशक्क़त की गई क्राउड कंट्रोल करने की। ऐसी कोशिश 15 फरवरी को बिल्कुल नहीं दिखी थी और उसका नतीजा हमारे सामने है। भगदड़ की सूचना आई, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट किया और मौतों की पुष्टि हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही वीके सक्सेना ने अपना ट्वीट एडिट कर दिया। ये भी बात सामने आई। एडिटेड ट्वीट की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें मौतों का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पुराने ट्वीट में था। जब इतना कुछ हो गया तब पुलिस प्रशासन जागा। 16 फरवरी को सुबह से ही आरपीएफ को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया, जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि 15 तारीख की घटना के समय प्लेटफॉर्म्स पर न तो पुलिस थी न आरपीएफ। फोर्स तैनात करने के साथ प्लेटफॉर्म्स पर भी रस्सी बांधकर लोगों को ट्रेन से थोड़ी दूर पर रोकने का प्रयास किया गया। ट्रेनें आने पर पुलिस वाले हर कोच के सामने गश्त कर रहे थे ताकि भीड़ अनियंत्रित होकर न चढ़े। जनरल डिब्बों में एक तय सीमा में भीड़ अंदर हो गई तो फिर दरवाजे बंद करा दिए जा रहे थे, लेकिन इनमें से एक भी काम 15 फरवरी को नहीं हुआ था। अब स्टेशन के अनुभवों से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्रत्यक्षदर्शियों को, जो घटनाक्रम पर अपनी आंखों देखी साझा कर रहे हैं। तो बुरा वक्त था सर, वो बहुत बुरा टाइम था और हम लोग बाहर काम कर रहे थे, रोज की तरह जैसे काम करते हैं रोज की तरह।
काम कर रहे थे, एकदम चीखने चिल्लाने की आवाजें आई और बिल्लाने की आवाजें आई, तो एकदम सारे कुली भागे वहां पर। और वहां पर भागा तो देखा कि बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, औरतें भाग रही हैं, लेडीज भाग रहे हैं, जेंट्स भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम लोगों ने काफी लोगों को, बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा करके और उनको बाहर लेकर के आए। बहुत सारे कुलियों ने, कुछ लोग जो खत्म हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जो हडकंप बचा हुआ था उसका महसूस होते ही उन्होंने बाहर आके बोला कि अंदर भगदड़ मच गई है, तो उन्होंने ये मैसेज दिया, तो सारे कुलियों ने अपना अपना काम छोड़ के गेट पे से और जितना हो सका प्रशासन का सहयोग किया। उन्होंने जो गेट थे प्रशासन ने बोला कि इनको ब्लॉक कर दो, तो सारे कुलियों ने बैरिकेड लगा के VIP गेट, मेन गेट सारा बंद कर दिया और अंदर से जितने भी पैसेंजर थे उनको निकालने का काम किया। और जो गंभीर रूप से घायल थे या कोई मर चुका था, उनको हमारी जो सामान ले जाने की रेडी होती है या हमारा जो गमछा होता है उनको उसमें लेटा के बाहर पहुंचाने का काम किया। एम्बुलेंस भी थी, प्रशासन भी काफी था, लेकिन इतनी भीड़ को देखते हुए प्रशासन करता तो क्या करता। इसके बाद दृश्य आए अस्पतालों के, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और राम मनोहर लोहिया। इन 2 अस्पतालों में इस हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया था, वहीं घायलों का इलाज भी किया जा रहा था। जब इन अस्पतालों में मीडिया की टीमें पहुंची तो जो दृश्य दिखाई दिए वो कुछ यूं थे। वो सोचा कि हम हो जाएंगे तो हम दब जाएंगे। जब सब मर गया ना, सब अपना सब आदमी जब प्लेटफार्म पर ला दिया था ना, तब प्रशासन आया 3-4 गो, वो भी ले गया। चलो एम्बुलेंस में लेके चलते हैं, ले जाना, तो जब मरिएगा तो ले जा रहा है काहे तुम, सरकार भी कुछ नहीं कर रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जब हम LNGP हॉस्पिटल पहुंचे तब तक हॉस्पिटल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जो परिजन थे वही अंदर जा सकते थे। किसी भी मीडिया के, किसी भी माइक, किसी कैमरे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हम लोग भी माइक और कैमरा बाहर रख दिए और अंदर जाके देखा तो हालात ऐसे थे कि इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ पुलिस नज़र आ रही थी, कोई भी वहाँ पर एक्स्ट्रा पर्सनल नहीं था। वहाँ पे एक रिकॉर्ड बुक थी जिस पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा था कि जो लोग घायल हैं उन्हें अलग अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। जिन लोगों की जान चली गई थी उन्हें मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया गया था। जब हम मॉर्चरी पहुँचे तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। पुलिस भी वहाँ पर तैनात थी, पैरामिलिट्री के जवान वहाँ पर तैनात थे, बैरिकेटिंग मजबूत थी, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मगर तकरीबन 3-4 बजे तक परिजनों को बुलाया जाने लगा था। जो लोग, जिनके परिजनों के शव अंदर थे, एक एक कर परिजन की उनकी शिनाख्त की जा रही थी और उन्हें एम्बुलेंस से उनके घर के लिए रवाना किया जा रहा था। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसके पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट किया गया क्योंकि जो LNGP का मॉर्चरी हाउस था वो छोटा था। तो ये नज़ारा था, इतनी ज़्यादा वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयड थी। जो उनके परिजन थे उन्हें भी पुलिस ने किसी से बात करने की इजाज़त नहीं दी। इक्का दुक्का लोग थे जो बात कर पा रहे थे, वरना पुलिस इतनी ज़्यादा थी कि किसी से भी बात करना मुश्किल था। तो ये जो हमें नज़र आया, जो हमने वहाँ पर देखा, ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा दुरुस्त थी कि अंदर जाना मुश्किल था और अंदर के लोगों को बाहर आना मुश्किल था। जो अंदर था वो अंदर रह रहा था और किसी से भी बात करना मुश्किल था। 1-2 लोगों से ज़रूर हमने बात की तो हमने उसको रिकॉर्ड किया, वो भी हम आपके सामने लाए। तो ये वहाँ के हालात थे। सुनते हैं तमाम अधिकारियों को जो इस घटना पर अपने हिस्से की बातें सामने रख रहे हैं। ऐसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस PM रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी है। इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हियर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। इसके बाद हुए कुछ ऐलान जहां मुआवजे और हाई लेवल जांच कमेटी जैसी बातें नथी थीं। जैसे हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी CCTV वीडियो फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जाँच शुरू कर दी है। जाँच की जिम्मेदारी DCP रैंक के अफसर को दी गई है। दिल्ली NCR के ज्यादातर TT को नई दिल्ली स्टेशन पर बुलाया गया है। इन सभी को प्लेटफॉर्म्स पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे ने हादसे के सभी 18 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए की मदद और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने घटना के बाद सुधार का भी दावा किया है। जैसे 17 फरवरी को महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए 5 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों में आकर प्लेटफॉर्म न बदलें
और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सख्ती से पालन करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही जाएंगी और प्रयागराज जाने वाले सभी यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड से ही एंट्री लेना होगा और वहीं से एग्जिट करना होगा। रेगुलर ट्रेनें हमेशा की तरह तय प्लेटफॉर्म से ही चलेंगी। इस हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है और होने लगी है ये बयानबाजियां। पहले भी का दुखद घटना है, ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था। और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना, जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते, उनका एक्सीडेंट हो जाए? देश के नजरिए से कहीं भी किसी की मृत्यु हुई है तो दुखद है, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं, वो और भी ज्यादा दुखद है। भाई, जब रेलवे स्टेशन पर घटना हुई तो स्वाभाविक तौर पर रेल प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेवार है। दुर्भाग्य होता है कि किसी प्रकार की कोई ये असामयिक घटना अचानक घट जाए और उससे लोगों का मरना, मृत्यु होना, ये सब इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख ये होता है कि जब विपक्ष के लोग दुखद घटनाओं में अपना राजनीतिक लाभ तलाशने लगते हैं। वहीं भीड़ और अव्यवस्था की अन्य तस्वीरें सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी, बिहार समेत तमाम और राज्यों के रेलवे स्टेशन से भी सामने आ रही हैं। बिहार के पटना जंक्शन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन के आने से पहले ही यात्रियों की भीड़ जुट गई। ट्रेन का दरवाजा खुलने में देरी हुई तो लोग धक्का मुक्की करके आपातकालीन खिड़की से ही अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं बक्सर रेलवे स्टेशन पे भी जान की परवाह किए बिना लोग रेलवे ट्रैक्स पर चढ़कर ट्रेनों में घुसते नजर आए। यूपी के टुंडला जंक्शन पर लोग बिना टिकट एसी कोच में ही घुस गए। उन्होंने बताया कि वो सुबह से बैठे हैं लेकिन ट्रेनों में घुसने की जगह नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने लोगों से अपील की कि जिनके पास टिकट नहीं है उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है तो एक ट्रेन में जा चढ़कर भीड़ ना बढ़ाएं। रांची, लखनऊ समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर तो जो हालात हैं कि लोग वॉशरूम के बाहर, बोगी बदलने वाली गेटों पर, यहाँ तक कि ट्रैक की तरफ भी बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन वाले यात्रियों को भी अंदर आने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली हादसे के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जुगत शुरू की है। रेलवे ने कुंभ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई है लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं होती दिख रही है। लेकिन अगली खबर पर चलें उसके पहले प्रयागराज का भी हाल जान लेते हैं। 36वें दिन भी प्रयागराज खचाखच भरा हुआ है। 17 फरवरी का दिन शुरू होते ही 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। भीड़ को देखते हुए नो व्हीकल जोन का आदेश कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन। अधिकारियों की तैनाती भी 27 फरवरी यानी 26 फरवरी को कुंभ खत्म होगा उसके अगले दिन तक बढ़ा दिया गया। वहीं एक खबर महाकुंभ मेला परिसर से यह भी है कि वहां 5वीं बार आग लगी है। सेक्टर 8 में श्री कपि मानस मंडल और उपभोक्ता संरक्षण समिति के शिविर में भी आग लगी थी। दोनों शिविर में 2-2 तंबू जल के खाक हो गए। हालांकि आग से किसी भी तरह की जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। इससे पहले 15 फरवरी को मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब चलते हैं अगली खबर पे। तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फोन नहीं मिला, कोई नहीं, मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। हमको टेबल पे रख दिया, मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी। जिन्हें आप वीडियो में देख रहे थे वो हैं जतिंदर सिंह। 23 साल के जतिंदर अमृतसर के रहने वाले हैं। जतिंदर कह रहे थे कि जब वो इंडिया डिपोर्ट करने के पहले उन्हें प्लेन में बिठाया गया तो वो वहाँ मौजूद यूएस आर्मी के अधिकारियों ने उनकी पगड़ी उतार कर डस्टबिन में फेंक दी। जब उन्होंने पगड़ी वापस मांगी तो उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें भूखा रखा गया और प्रताड़ना दी गई। उनका नाम उन 112 लोगों में शामिल है जो कल यूएस आर्मी के प्लेन से अमृतसर के सैन्य एयरबेस पे उतरे। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद कुछ रियायत बरती जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब ये 112 लोग 16 फरवरी की शाम प्लेन से बाहर निकले तो उनके भी हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जतिंदर अकेले नहीं थे। पंजाब के मोगा के रहने वाले जसविंदर सिंह ने भी अपना घर और खेत
अवैध बेचकर 44 लाख रुपए एजेंट को दिए थे, उन्हें भी ऐसे ही डिपोर्ट किया गया। यूं ही उनकी भी पगड़ी उतरवाई गई। उन्होंने पगड़ी उतारने का विरोध किया और कारण पूछा तो अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया कि तुम पगड़ी से खुद को फांसी लगा लोगे तो कौन जिम्मेदार होगा। ये वो लोग हैं जिन पर अमेरिका में अवैध तरीके से रहने का इल्ज़ाम लगा है और अब तक 3 किस्तों में इंडिया वापस इन्हें भेजा गया है। पहली बार 5 फरवरी को 104 लोग भारत वापस आए थे, दूसरी बार 15 फरवरी को 116 लोग और तीसरी बार 16 फरवरी को 112 लोग। इन तमाम लोगों के भारत में आने का तरीका सेम। यूएस एयरफोर्स का C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर के एयरबेस पर लैंड करता है, जिसमें से लोग हाथों और पैरों में बेड़ियां जकड़े सामने आते हैं। लैंडिंग के बाद इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है और फिर उन्हें उनके घरों तक रवाना कर दिया जाता है या जिसकी जैसी व्यवस्था हो। 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफी समय लगेगा। ये तो घटनाक्रम है। अब हम आपको उन चंद लोगों की कहानियां बताते हैं जो डिपोर्ट होकर देश वापस आए हैं। किस सूरत हाल में उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लिया और रास्ते में उन्होंने किन चीजों का सामना किया। सबसे पहले बात गोवा के 2 नागरिकों की जिनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छवि पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों व्यक्तियों की साल 2024 में एक अन्य व्यक्ति से मुलाकात हुई। ये एक एजेंट था जो लोगों को अमेरिका भेजने का दावा करता था। इस एजेंट ने 15 लाख रुपए की मांग रखी और कहा कि 3 महीने में अमेरिका पहुंच जाएंगे और वहां एक होटल में नौकरी भी मिल जाएगी। एजेंट ने कहा तुम्हें अमेरिका की अथॉरिटी से बस इतना कहना होगा कि तुम्हें शरण चाहिए क्योंकि इंडिया में मौजूद तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। दोनों नागरिकों ने क्रमशः 8 लाख और 10 लाख रुपए और अपना पासपोर्ट और अन्य जरूरी कागजात इस एजेंट को दे दिए। कहा कि बाकी पैसे अमेरिका पहुंचने के बाद देंगे। इन दोनों की यात्रा शुरू हुई जनवरी 2025 में। दोनों पहले गोवा से मुंबई गए, फिर फ्लाइट से मुंबई से मेक्सिको वाया इस्तांबुल। मेक्सिको पहुंचने पर वो वहां के तिजुआना शहर पहुंचे। एक अन्य एजेंट से उनकी मुलाकात हुई। कहा गया कि उन्हें कल मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर ले जाया जाएगा, जिसे उन्हें सीढ़ी की मदद से चढ़कर लांघना होगा। इसके बाद दोनों भारतीयों का टॉर्चर शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि वो बॉर्डर नहीं लांघ सके। इसके बाद एजेंट्स ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया, मारा पीटा, चाकू दिखाकर उन्हें लूट लिया। इसके बाद कहा गया कि वो दौड़ते हुए बॉर्डर का वो गेट पार करें जिसे ट्रकों की आवाजाही के लिए कुछ देर के लिए खोला गया था। जैसे ही दोनों ने बॉर्डर पार किया, यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और 20 दिनों बाद भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और कहानियां हैं, वानगी देखिए। पटियाला के सोहजबीर ने 3 एकड़ जमीन गिरवी रखी, उधार लेकर 60 लाख खर्च किए। एजेंट ने उसे 1 साल दुबई रखा। आखिरकार 23 जनवरी 2025 को अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कराया और अब उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। गुरदासपुर के एक और निवासी भी डिपोर्ट होकर वापस लौटे। एजेंट से 50 लाख रुपए में डील हुई, जिसमें से 35 लाख रुपए साहूकार से ब्याज पर उधार लिए। एजेंट ने कई महीनों तक उन्हें दुबई, रोमानिया समेत अन्य जगहों पर घुमाया। इसके बाद 27 जनवरी को 2025 की 27 जनवरी को वो अमेरिका पहुंचे और अब डिपोर्ट कर दिया गया। अमृतसर निवासी जसनूर सिंह 9 जून 2024 को डंकी रूट से अमेरिका गए। घर वालों ने ट्रक बेचे, ब्याज पर पैसे लिए और 65 लाख रुपए खर्च किए। 29 और 30 जनवरी की रात को बॉर्डर क्रॉस किया और अब वो डिपोर्ट होकर देश वापस आ गए। सुनते हैं डिपोर्ट होकर आए अन्य तमाम लोगों के वर्जन। दुर्व्यवहार कितना हो रहा उतों सिख बंदियां दा तुसीं ये देखो कि ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ कोई परना ना कोई, इतना बहुत बुरे हाल ही है। लेकिन ये लोग यूएस किन तरीकों से जाते हैं कि नौबत डिपोर्ट होने की आ जाती है। दरअसल ये लोग जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं उसे डंकी रूट कहते हैं आम भाषा में। इसमें ये लोग अमेरिका से वीज़ा नहीं लेते हैं, एक देश से दूसरे देश, कभी हवाई जहाज़, कभी पानी की कश्तियाँ, तो कभी पैदल ही जोखिम भरा रास्ता तय करते हैं। बहुत
सारा पैसा खर्च होता है और आखिर में गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में घुसकर रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ललन टॉप शो के 5 फरवरी के एपिसोड में हमने डंकी रूट पर विस्तार से बात की है। आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इन गतिविधियों के दरमियान राजनीति भी हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित किया, कहा कि अमृतसर में डिपोर्टेड लोगों की लैंडिंग कराना पंजाब की बदनामी है। वहीं केंद्र में विपक्ष के अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है। इन इल्जामों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान बताएं कि पंजाब को कैसे बदनाम किया। वहीं सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये माहिर है इस चीज के, यही अरे इसके बॉस ने ये कहा था भी यमुना में जहर मिला देगा हरियाणा, ये तो यहां तक जा सकते हैं, तो इनके लिए क्या बात है। अब ये वही यहां कर रहा है। और कभी भी सुपने भी मोदी जी, जहां अमित शाह जी, जहां बीजेपी पंजाब और सिखों के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी प्रतिष्ठा की बात होगी तो हमेशा चाहे गुरुओं की बात होगी उनके लिए वो समर्पित हैं। भगवंत मान साहब FRRO, जिसे इमिग्रेशन करानी होती है, वो अमृतसर में ही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली से लेकर यहां तक के लोगों की इमिग्रेशन का एक ही सेंटर है, वो अमृतसर है। जो जिस रीजन में है, मान लीजिए गोवा का है, महाराष्ट्र का है, तो उसको भी अपने रीजनल सेंटर में यहां से जाना ही है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत करिए, उल्टा आप प्रयास करिए कि इन मकड़ जालों में फंसाने वाले षड्यंत्रकारी फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर आपने क्या कार्रवाई की। ये बताइए कि युवकों का पलायन ना हो, उसके लिए आपने कौन सी नीतियां लाई। सच तो यह है कि आपदा पार्टी के पास ना कोई ठोस आर्थिक नीति है, ना रोजगार नीति है, ना कोई योजना है, केवल बयानबाजी से बातें होने वाली नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और अब सुर्खियां। पहली सुर्खी, 17 फरवरी यानी आज सुबह करीब 5:36 पर दिल्ली NCR में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके करीब 2.5 घंटे बाद बिहार के सीवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 4 रिकॉर्ड की गई। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था। NCS यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। PM नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों से शांत रहने की अपील की। लोगों ने बताया कि भूकंप इतना तेज था जैसे कोई बड़ा पुल टूट कर गिर गया हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुकानदार ने कहा कि झटका आते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, हमें लगा जैसे ट्रेन टकरा गई है। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है कि
भूकंप से आया है कुछ। लोगों के मुताबिक जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा डराया वो थी भूकंप की तेज़ आवाज़। सवाल ये कि 4 तीव्रता वाले भूकंप की आवाज़ इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? क्या इसके आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं? आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके जिनकी तीव्रता भूकंप से कम होती है। इन सवालों पर एनसीएस के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने क्या बताया, सुनते हैं। कोई प्लेट का नहीं, प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं, इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। वहीं भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने आज तक से बातचीत में बताया कि भूकंप से 2 तरह की वेव निकलती हैं, ज्यादा तेज चलने वाली पी वेव और धीमे चलने वाली एस वेव। एपिसेंटर के पास पी वेव अलग अलग कणों में कंपन पैदा करती है, उसी वजह से आज लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ी थी। अगली सुर्खी पंजाब से। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका ये इस्तीफा एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के लीडरशिप के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि वो श्री अकाल तख्त साहिब यानी सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा 2 दिसंबर 2024 को एसएडी के पुनर्गठन के लिए गठित 7 सदस्यीय कमेटी से भी अपना नाम वापस ले लिया है। एसजीपीसी ने करीब 1 हफ्ते पहले तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटा दिया गया था। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में एक पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया पे और हरप्रीत सिंह के पद से हटाने के तरीके को गलत बताया था। हरजिंदर सिंह धामी मतलब जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए इस पोस्ट को जिम्मेदार बताया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने इस पोस्ट की लाइनों को पढ़ा और कहा कि पोस्ट से जाहिर होता है कि ज्ञानी रघबीर सिंह उन्हें ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने के कारण बता रहे हैं। धामी ने आगे बताया कि एसजीपीसी की कारण प्रणाली में मतभेद है और इसे एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने हरियाणा में सिखों की अलग कमेटी बनाए जाने पर भी चिंता जताई है। कहा कि सिख समुदाय में एकजुटता की जरूरत है, लेकिन हरियाणा में अलग कमेटी बनने से समुदाय में मतभेद बढ़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा देते हुए अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे सिखों की पगड़ी उतारे जाने के मामले पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली सुर्खी उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में पढ़ने वाली नेपाल की एक छात्रा ने कथित तौर पर अपनी जान दे दी। छात्रा 16 फरवरी की शाम अपने कमरे में हॉस्टल के अपने कमरे में मृत पाई गई। इसके बाद पूरे कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में लगा है। माहौल को देखते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। छात्रा इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में बीटेक में 3rd ईयर में पढ़ रही थी। उनके दोस्तों ने आरोप लगाया कि छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से उन्हें जान दी है, वो उसकी वजह से परेशान थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। छात्रों के आरोप कि कॉलेज प्रशासन ने ये बात दबाने की कोशिश की है। इंडिया टुडे से जुड़े अजय कुमार नाथ की रिपोर्ट बताती है कि सोमवार 17 फरवरी को KIIT से पढ़ने वाले नेपाली छात्रों में काफ़ी तनाव देखा गया। विरोध प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां करते हुए दिख रहा है। एक अधिकारी कहते दिख रहे हैं कि 40,000 नेपाली बच्चों को पढ़ा रहा है, खिला रहा है फ्री में बैठाकर। इसके बाद दूसरी महिला कहती दिख रही हैं कि उतना तुम्हारे कंट्री का बजट नहीं होगा, तुम्हें 40,000 बच्चों को फ्री में खिलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के ऊपर गर्व करना चाहिए। बता दें ललन टॉप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जांच अभी जारी है। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया कि आज हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। कल नेपाल की एक लड़की मृत पाई गई थी। हम इस बारे में जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम रात भर वहीं रहे, धरने पर बैठे रहे। हमें वहां से वापस हॉस्टल भेज दिया गया। हमें अंततः 1 घंटे के भीतर अपना सामान समेट कर चले जाने को कहा गया।
पुलिस ने क्या कहा? भुवनेश्वर के डीसीपी पिनाक मिश्रा ने कहा कि मामले में छात्रा को जान देने के लिए उकसाने के लिए आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।